हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर करवाते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और पढ़ते हैं हम धातु एवं अधातु। तो आइए, सबसे पहले है धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। जैसे कि पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। तो हम पढ़ने वाले हैं धातु क्या होती हैं। तो धातु होती हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु को धातु बोल सकें। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं चमकीली होती हैं। जैसे आपने सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा, तो ये धातुएं हैं क्या, चमकती हैं। लोहा भी क्या है, चमकता है। और आपने देखा होगा कि धातु जो होती हैं, जो इनके तार भी बनाए जाते हैं। जैसे आप लोहे को मान के चलिए कि आपको लोहे के दरवाजे भी मिल जाते हैं जो एक चादर के टाइप में होते हैं, सरिया भी मिलते हैं, पतले पतले तार भी मिलते हैं। तो धातुओं को हम कोई भी आकार दे सकते हैं। हम धातुओं को तन्यता का गुण, तन्यता का मतलब तानना, खींचना, तो धातुओं को हम खींच भी सकते हैं, खींच कर कोई भी आकार उसको दे सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो देखने में चमकीले, ठोस, विद्युत की सुचालक तथा तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, धातुएं कहलाती हैं। यानी तन्यता, यानी जिसको हम खींच सकते हैं। एक बात और इसमें जोड़ सकते हैं कि आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि अगर हम इसको, जैसे आपने लोहे को देखा होगा कि अगर उसको हम लोहे से पीटते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, तो वो चपटा हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, तो वो भंगुर भी नहीं होते हैं। अब अधातुएं क्या होती हैं? इसकी उल्टी होती हैं। वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे आप लकड़ी मान सकते हैं। लकड़ी को अगर आप लाइट के प्लग में भी डाल देंगे तो उसमें करंट नहीं आता है, बस वो गीली ना हो। अगर आप गीली होगी तो आप उसमें चिपक सकते हैं, यानी लाइट में आपको करंट लग सकता है। तथा जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, आप लकड़ी को खींच नहीं सकते गर्म करके। अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, राख में बदल जाएगी। अधातु कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टर आदि। फिर आता है तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न है एक्वा रेजिया क्या है। तो हम देखेंगे एक्वा रेजिया आपका क्या है। एक्वा रेजिया, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पर टिक ज़रूर लगाएंगे कि एक्वा रेजिया क्या है। तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ताज़ा मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है जो एक्वा रेजिया कहलाता है, जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसका प्रयोग गोल्ड यानी सोने को गलाने में किया जाता है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव के साथ प्रबल संचारक है। तो एक्वा रेजिया क्या है? तो पहली बात, एक्वा रेजिया 3:1 होता है। इसका ये अनुपात है जिसमें 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 होता है क्या आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट में हो जाता है कि सोने को गलाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो एक्वा रेजिया का प्रयोग सोने को गलाने के लिए किया जाता है। और एक्वा रेजिया क्या है? भभकता द्रव है। ठीक है, और इसी के साथ प्रबल संचारक भी है।
हाँ, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। खनिज क्या है, अयस्क क्या है और गैंग क्या है। कभी कभार ये प्रश्न ऐसे ही आपसे सेम टू सेम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज क्या है। तो पृथ्वी पर खनिज, ख से खनिज, खनिज का मतलब है जो खोद कर निकाले जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिसमें उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और दूसरी बात, अपने शब्दों में कहा जाए कि वह पदार्थ जो खोदकर निकाले जाते हैं, पृथ्वी की गर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। फिर अयस्क क्या होते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों के कुछ विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी खनिजों के साथ, जैसे आपने पेट्रोल निकाला और उसी के साथ कोई और, जैसे डीजल होता है, ठीक है, या कुछ और तत्व होते हैं वो निकलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अयस्क कहलाएगा। अगला है गैंग क्या है। पृथ्वी पर प्राप्त खनिजों तथा अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग का मतलब होता है गंदगी, ठीक है, गा से गंदगी। तो गैंग क्या होता है कि जब खनिजों में, जैसे आप कुएं से शुरुआत में जब पानी निकालते हैं तो उसमें पानी के साथ मिट्टी भी पानी में घुली हुई होती है। तो जो पानी में मिट्टी घुली हुई है वो क्या कहलाएगी, गैंग कहलाएगी। जैसे पृथ्वी पर प्राप्त खनिजों तथा अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं। यानी आप कोई भी चीज़ है, जो वस्तु है, मिट्टी में से निकालेंगे तो उस पर गंदगी लगी ही रहती है, खास तौर पर मिट्टी लगी रहती है, जिसको यहाँ पर गैंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, संक्षारण किसे कहते हैं, और ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। संक्षारण क्या होता है। तो लोहे पर वायु एवं नमी के कारण जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण कब होता है, यानी लोहे पर जंग कब लगती है, जब लोहा पानी या नमी की पकड़ में आ जाता है, तो ठीक है। अब लोहे को जंग से बचाने के तरीके क्या क्या हैं, यानी लोहे को पर हम जंग लगने से कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, इस प्रक्रिया में लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती, ठीक है। तो गैल्वेनीकरण में क्या होता है, हम लोहे के ऊपर जो जिंक है यानी जस्ता है उसकी परत चढ़ा देते हैं, जिससे लोहा नमी के संपर्क में नहीं आता और उस पर जंग नहीं लगती, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है पेंटिंग। यानी आपने देखा होगा कि यदि आपके घर पर लोहे के गेट लगे हैं, यानी दरवाजे लगे हुए हैं, तो आप उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती। इस प्रकार उपर्युक्त विधियों द्वारा लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो आपके दो प्रकार हैं, एक तो गैल्वेनीकरण है और दूसरा है आपका पेंटिंग। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो यह धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती तथा यह अधिक चमकीली होती हैं, इसी कारण इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यानी सीधे तौर पे कहा जाए कि प्लेटिनम, सोना और चांदी चाहे पानी में हो या नमी में हो, जल्दी से संक्षारित नहीं होती, यानी इस पर जंग नहीं लगती, इसी कारण से इनका प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनमें ज़्यादा चमक होती है, ठीक है, इस कारण भी इसमें क्या होती है, जंग
नहीं लगती हैं। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कहने का मतलब है ऐसी धातुएं जो अम्ल से भी क्रिया करती हैं और क्षार से भी क्रिया करती हैं, तो ऐसे जो पदार्थ हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे आपने पढ़ा होगा उभयचर जंतु, जिसमें मेढक आता है, जो जल में भी रहता है और थल में भी, यानी दोनों जगह पर रहता है। तो जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम कौन कौन से हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। हाँ, अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम अति क्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो इसका प्रयोग हमें खाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन होता क्यों है, पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सस्ती धातु है, यानी ये आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है। आपको पता होगा कि जो चीज़ ज़्यादा मिलती है वो सस्ती होती है, और जो चीज़ कम मात्रा में मिलती है वो महंगी होती है, ठीक है। यह ना तो ठंडे जल से क्रिया करती है और ना ही गर्म जल से क्रिया करती है। कहने का मतलब है कि ना ये गर्म पानी से अभिक्रिया करती है, ना ही ठंडे पानी से। यह ऊष्मा की अच्छी चालक धातु है, ठीक है। इसी कारण इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, यानी ये न गर्म जल से क्रिया करती है, ना ठंडे जल से क्रिया करती है, और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। इस कारण इसका प्रयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, यशत लेपन क्या है? तो ये प्रश्न है आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, या फिर 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशत लेपन कहा जाता है। जब हम लोहे पर क्या होते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं यशत लेपन। अगला प्रश्न है, निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, निस्तापन कहलाते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में, यानी सीमित वायु में कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप देकर हम गर्म करते हैं, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। इसमें है जिंक है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, और इसको हम क्या देंगे? ताप देंगे। तो यहाँ पर क्या जो जिंक है ZnSO4 प्लस CO2 में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर गैस क्या है? बाहर निकल जाएगी। अगला है, भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन क्या होता है? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, भर्जन कहलाती है। यानी जब सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह क्या होती है? ऑक्साइड में बदल जाती है। यह क्रिया आपकी भर्जन कहलाती है। थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आयरन सल्फाइड यानी Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराकर इसका उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस क्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। जब कभी जो रेल की पटरी है वो टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए थर्मेट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है Fe2O3 + 2Al, ठीक है।
यहाँ पर एरो का निशान है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया है। फिर है एनोड पंख किसे कहते हैं। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, यानी निक्षेपित हो जाती हैं मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या होता है, जिन्हें एनोड पंख कहा जाता है। यानी एनोड पर जाकर वहाँ पर क्या, कीचड़ का मतलब गंदगी जमा हो जाती है, और फिर इसको क्या होता है, वहीं पर एक गेज लगा होता है मतलब निकालने के लिए। तो हम नीचे के नीचे तली में ही वहाँ से क्या होते हैं, कचरे को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम एनोड पंख बोलते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता, यानी सबसे पहले अधिक क्रियाशील धातु, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।